जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि 8 जो जनवरी है, आज मैथ का आप लोग का प्री टेस्ट का एग्जाम है। ठीक है, तो आज मैथ के लिए उन सभी VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आज हम लोग 30 MCQ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि MCQ प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका नहीं आता उसको। ठीक है, और एक ही प्रश्नों को हल करने में काफ़ी समय लगा देता है, अंततः गलत ऑप्शन को चूज करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपके पास रहेगा तो ऑप्शन से कैसे को हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और समय को बचाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो है, ठीक है, देखते हैं। कह रहा पहला प्रश्न बच्चों कि Z² - 64 का शून्य क्या है। ठीक है, यानी कि Z² - 64 = 0। तो बच्चों Z² बराबर क्या हो जाएगा, 64। अब समझिए कि Z² बराबर 64, तो Z का जो भी मान है बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए किसको स्क्वायर करने पर 64 आ जाएगा। तो कहोगे सर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 4 का करोगे तो 16 होगा, 2 का करोगे तो 4 होगा, 3 का करेगा तो 9 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 8। ठीक है, यानी पेन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में से किसको स्क्वायर करने पर यहाँ पे 64 आ जाएगा। कहोगे सर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 4 का करोगे तो होगा क्या, कहोगे जी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास कीजिए ताकि समय भी कम आप लोग के पास जो है समय बचे और सटीक आंसर भी लगा के आए। चलिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बच्चों कि एक बिंदु P06, बिंदु 70 और बिंदु इतना में से कौन सी बिंदु एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कौन सी बिंदु एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो P, ठीक है, Q, R। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो होगा बिंदु Q और R दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है दो सम संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। आप समझिए, बोल रहा है दो, समझिए यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, दो सम संख्याओं के बीच में कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। अब इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। कह रहा है दो सम परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मान लिए पहला 2 सम है, दूसरा क्या है 4। अब इनके बीच में कितने विषम है सर, तो यहाँ पे क्या होगा 3। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो मान के 6 और दूसरा क्या हो जाएगा 8। तो 8, 6 और 8 के बीच में कौन सी विषम संख्या हो सकता है, तो कहोगे सर 7। तो इन दो संख्याओं सम संख्याओं के बीच में कितनी विषम संख्या होती है, तो कहोगे सर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब समझिए आप प्रश्न संख्या 4 कह रहा है दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। अब दो क्रमिक मतलब दो लगातार विषम संख्याओं का जो HCF होगा वो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि 3 और 5, 3, 5 का जो HCF होगा क्या होगा बच्चों, कहोगे सर 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी इसमें सरगुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए 3 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या होगा 1 × 3। अगर 5 का लिखोगे तो क्या होगा 1 × 5। अब देखिए इसमें से क्या एक के अलावा कुछ मिल रहा है क्या, कहोगे सर जी नहीं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 1। ठीक है, तो जब भी दो क्रमिक विषम संख्या का अगर HCF आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, बेहिचक बिना पेन लगाए बोलिएगा कि सर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला। दो चरों y z में रैखिक समीकरण AY + BZ + C के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। आप समझिए दो चर हैं y, ठीक है, और z में रैखिक समीकरण AY + BZ + C के कितने अधिकतम हो सकते हैं, कहोगे सर अनेक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है अनफिनिट, यानी कि अनगिनत हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है संगत समीकरण युक्त द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। आप समझिए बच्चों, संगत समीकरण, तो संगत समीकरण द्वारा जो निरूपित रेखाएं होती है वो कैसी होती है, प्रतिच्छेद करती हुई होती है। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिच्छेद करती हुई होती है, पैरेलल तो होगा नहीं। अब एक चीज़ साथ में याद रखोगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 3 कंडीशन इसका होता है, याद रखिएगा। मान लीजिए दो समीकरण है, A1x + B1y + C1 = 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा है A2x + B2y + C2 = 0। तो 3 कंडीशन होता है बच्चों, याद रखिएगा 3 कंडीशन कौन कौन होते हैं। कहोगे सर जब A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 और ये भी बराबर हो जाएगा C1/C2। ठीक है, तो ये इसकी जो रेखाएं होगी वो संपाती होता है। कैसा होता है, संपाती होता है, याद रखिएगा संपाती होता है। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, एक याद रखोगे कि A1/A2 जब बराबर हो जाएगा B1/B2 का,
ठीक है, और ये नहीं होगा C1/C2 का, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा C1/C2 का, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि ये रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है, कैसी होती है, समांतर होती है, और ये असंगत होता है, असंगत होता है, इनका कोई हल नहीं होता है। तीसरा याद रखोगे, तीसरा में याद रखोगे बच्चों कि A1/A2 नहीं होगा बराबर B1/B2 के, ठीक है, यानी A1/A2 जो होगा नहीं होगा बराबर B1/B2 का, तो इनकी जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेद करती हुई होगी, कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती हुई होगी, ठीक है। और ये जो होगा संगत होगा तथा इनका दो एक आदितीय हल होता है, ठीक है, और इसमें एक x और एक y का मान निकलता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है बच्चों कि x² - 5x + c बराबर 6 = 0 का मूल क्या है। आप समझिए बच्चों, ऑप्शन से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। x² - 5x + 6 = 0। आप यहाँ पे पुट करके देखिए कि इसको यहाँ पे करने से, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे। तो 0 करोगे बच्चों तो यहाँ पे x² मतलब 0, 5 × 0 6 बच जा रहा, मतलब ये नहीं होगा। 20 से देखते हैं हम लोग, 3 बैठा के देखते हैं। तो x² यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 9, ठीक है, फिर 5x है तो 5 × 3 = 15 + 6 = 0, ठीक है। 9 × 6 = 15, 15 - 15 यानी कि 0 आ जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 1 मिनट सी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो x² यानी कि 2 दूना 4, 5 दूना 10, ठीक है, प्लस 6, तो 6 4, तो यहाँ पे 3 और 2 दोनों में आ जा रहा है, ठीक है। 6 4 देखिए 10, 10 में से 10 तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 के दोनों मूल हो जाएंगे, ठीक है। अगला बच्चों, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 202 है। अगर इसको मेथड से बनाना प्रारंभ करेंगे बच्चों तो काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो 2 लगातार विषम संख्या जिनके वर्गों का योग 200 यानी कि जिनको वर्ग करने पर, इसको जोड़ने पर 202 होना चाहिए। देखिए पहला में तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 15 225 कहोगे सर, ठीक है। 17 17 क्या होगा 289, यानी लास्ट में यहाँ पे 2 होना चाहिए। 9 5 14, इकाई अंक 4 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा फिक्स। दूसरा देखिए 9 9 81 और 11 11 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 121, 1 और 1 2, यानी लास्ट में इकाई अंक 2 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद 8 2 10, 11 हाथ बाकी, ठीक है, 1 1 2, 8 2 10 के 0 हाथ बाकी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2, यानी कि 202 किस में आ रहा है, तो कहोगे सर 9 और 11, ठीक है। यानी कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 202 है तो कौन हो जाएगा, तो 9 और 11 हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन एपी में नहीं है। आप समझिए बच्चे एपी की मतलब क्या होगा, तो सार्वंतर इनका जो है समान होना चाहिए, ठीक है, यानी कि D1 = D2 = D3 सब इक्वल हो जाएंगे तो ये एपी में होगा, अन्यथा ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे 2 4 6 8, 2 पहले में दिया है कि 2 4 6 8, देखिए सब में 2 2 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे पहला ही क्या हो जाएगा, ये एपी में है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपसे पूछ लिया कि 1 4 7 10 के 28वें पद का मान क्या होगा। कौन सी पद की बात कर रहा है, तो आपसे 28वां पद पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों पहला जो 1 है वो उसको हम लोग A1 मानते हैं, ये दूसरे को क्या मानते हैं A2, A2 बराबर कितना है 4, ठीक है। तो हम लोग D1 निकालेंगे, यानी कि D निकालेंगे, तो D बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर A2 - A1, ठीक है। तो 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 3, यानी कि जो सारबंतर है हमारे पास वो 3 है। अब आपसे पूछ लिया है ये 28वां, यानी 28वां पद क्या है, कौन सा पूछा है 28वां पद। तो बच्चों 28वां पद निकालने के लिए क्या करोगे, ये प्लस 27D, ठीक है। ये n का फॉर्मूला आप लोग तो जानते होंगे, ये प्लस n - 1 × D, ठीक है। तो 28वां पद निकालने के लिए क्या करोगे, 1 जोड़ोगे और 27 को D हम लोग जोड़ेंगे, तो ये का वैल्यू कितना है, तो ये 1 + 27, ठीक है, 27 × 3, तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू कहोगे सर 1 है 27, और डी का वैल्यू कितना है सर, तो कहोगे 3, तो 1 + 27 दिए कितना हो जाएगा 81, 81 अरे कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 82, ठीक है। देखिए कहाँ पे है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होगा। आप समझे बच्चों, जब भी इस टाइप के प्रश्न देखिए, ठीक है, जब भी इस टाइप के प्रश्न देखिए आप लोगों को कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81, तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, ठीक है, तो ये इनका वर्ग के इक्वल होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4/9, देखिए कहीं 4/9 कहाँ पे है,
चलिए समचतुर्भुज की विकर्ण 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? पढ़ते हैं। कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इनकी प्रत्येक भुजा क्या होगा, समझिए। ठीक है, ए समचतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, इनकी एक विकर्ण जो है 12 है, दूसरा कितना है तो 16 है। अब इसको जब करोगे तो बाबू यहाँ से यहाँ कितना होगा, 8 इधर इधर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तो इधर 6 इधर 6। ठीक है, तो इधर आप लोग समकोण त्रिभुज एक ट्रिपट पढ़े होंगे बच्चों कि 3 4 5। ठीक है, इसको अगर 2 से गुना कीजिए तो ये क्या होगा 6 8 और यहाँ पे 10। अब यहाँ देखिए क्या हो जाए, इधर यहाँ पे 6 हो रहा है, इधर 8 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुजा 10। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 10। अगला देखिए, दो अक्षों को प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? यानी दो अक्षों के जहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बच्चों? तो हम लोग मूल कहते हैं। इसका निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, आप लोग से कई बार पूछा जाता है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा तो 0, और वाई अक्ष पर एक्स का मान जो है ये 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, वाई एक्स अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। कहाँ पे बात कर रहा है बच्चों? वाई अक्ष से 8 दूरी पर है, यानी वाई अक्ष से 8 इकाई पर है। 8 कहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है, तो एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। आप देंगे तो 8 है, तो x का वैल्यू सबसे पहले होगा। ठीक है, एक्स वाई होता है, तो वाई अक्ष पर एक्स का किस अक्ष पर पूरा है, वाई अक्ष से एक्स अक्ष पर रहते हैं। एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो कहोगे सर एक्स अक्ष पर जो वाई का वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 0। क्या हो जाएगा 8 और 0। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। ठीक है, कॉस ये बराबर 3/5 है, तो सेक ये बराबर क्या होता है? देखिए आप लोग फार्मूला एक पढ़े होंगे। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है बच्चों? 1/cos थीटा। ठीक है, यानी इसका ऑपोजिट होता है। तो कॉस का क्या दिया 3/5, तो सेक का क्या हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा 5/3। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला कह रहा सेकिए प्लस 10 ये, सेकिए प्लस 10 ये कह रहा सेकिए प्लस 10 ये इंटू 1 माइनस साइन ये इक्वल होगा। देखिए बच्चों जब इसको हल करोगे तो ये कॉस ए के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस ए। याद रखिएगा आप सभी, कॉस ए। अगला कह रहा बच्चों कि अधिक कॉट ये बराबर 1, तो ये का मान क्या होगा? अधिक कॉट। ठीक है, यानी कॉट ये बराबर 1 है। ठीक है बच्चों, तो कॉट ये का वैल्यू कब होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? तो बच्चों आप लोग को याद है tan 45 का वैल्यू 1 है। आप cot 45 अगर निकालेंगे तो क्या होगा? इसका ऑपोजिट होता है ना। तो इसका भी cot 45 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर cot 45 का भी वैल्यू 1 होगा, यानी कि थीटा की जगह कितना रह जाएगा? तो 45 डिग्री। अगला, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी लंबाई के बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? आप समझिए, एक खंभा है, ये क्या है? एक खंभा है। ठीक है, एक खंभा है, ये क्या है? खंभा है। इनकी ये छाया है, ये छाया है। तो कह रहा है जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर, यानी ये और ये दोनों बराबर हो, तो उनका उन्नयन कोण कब होता है? तो बच्चों उन्नयन कोण अगर कितना डिग्री होना चाहिए कि दोनों बराबर हो? तो कहोगे सर 45 डिग्री होगा तब जाके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? देखिए ये एकदम बच्चा क्लास का पूछ दिया है। ठीक है, तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगला, दशमलव संख्या 111 क्या है? ठीक है, दशमिक संख्या 111 क्या है? तो समझिएगा क्या है? एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल। प्राकृतिक संख्या भी है, एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी हो जाएंगे इनमें से सभी, क्योंकि 111 जो क्या एक पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है। चलिए, किसी त्रिभुज एबीसी की दो भुजा ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी को 4, तो उनमें से तीसरा भुजा की माप के लिए क्या संभव हो सकता है? तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एबीसी के दो भुजा ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उनमें से तीसरा भुजा की माप क्या संभव हो सकता है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
या फिर 8 सेंटीमीटर, तो आप 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौथा में दिया है डी, ए और बी दोनों। समझिए, किसी त्रिभुज में जो तीसरी भुजा होती है दोनों भुजाओं के योग के बराबर अधिक होना चाहिए, ठीक है। यानी किसी त्रिभुज में तीसरी जो भुजा है दो भुजाओं के योग से अधिक होनी चाहिए। तो किस किस को जोड़ने पर ये तीसरी भुजा से अधिक हो जाएगा, तो 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगी। जब भी किसी सम क्या है, एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को जब उछालेंगे तो संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है। कहोगे सर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता, ठीक। तो कह रहे एक सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया। सम संख्या इसमें कौन कौन है, 2, ठीक है, 4 और 6। तो सम संख्या की संख्या कितना हो गया, 3, टोटल कितने हैं, 6। तो इसका प्रक्रिया निकालोगे तो प्रक्रिया सम का क्या हो जाएगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, तो टोटल हो जाएगा 3/6, यानी कि 3 1 3 3 2 6। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। तो 1/2 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1/2, ठीक है। एक निश्चित होने वाली घटना की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, निश्चित घटने वाली जो घटना होती है उनकी प्रक्रिया जो होता है वो 1 के इक्वल होगा, और अनिश्चित घटनाओं की क्या होगा, 0, ठीक है। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि प्रक्रिया ऑफ घटना घटने की प्लस प्रक्रिया ऑफ घटना नहीं घटने का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि यदि ऐसे दे देगा आपसे कि यदि प्रक्रिया ऑफ घटना घटने की इक्वल टू 0.95 है, ठीक है, तो प्रक्रिया ऑफ घटना नहीं घटने का क्या होगा, ठीक है। तो 1 में से इसको घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक पासे को उछाला जाता है तो 3 की गुणक संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगा। देखिए जस्ट अभी वही, तो एक पासे का जो उछालेंगे तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 यही संख्या आएंगे। तो इसमें 3 का गुणक, तो 3 का गुणक मतलब जो 3 से कटेगा 3, और कौन कटेगा 6। तो 2 संख्या है जो 3 से कटने वाला है, तो 3 का गुणक है, तो 2/6, यानी कि 2 1 2 2 3 6, क्या होगा 1/3, ठीक है। 25 कह रहा है x + 3 3x + 4x + 2 समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या होगा। यानी ये क्या है, समांतर श्रेणी। अब देखिए x, ठीक है, इसको हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे ऑप्शन बाई। तो अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 + 3 4 ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर पुट करते हैं इसको तो कह रहा है x का वैल्यू x + 3 + 3x + 4x + 2। तो अगर पहला रखते हैं तो क्या हो जाएगा x + 3, यानी कि एक x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, तो 4। दूसरी जगह क्या है 3x, तो 3 1 3, यानी कि क्या हो जाएगा 3, तो 4 3। दूसरे में क्या है 4x + 2, यानी कि 4 1 4 + 2 6, यानी कि 4 3 6, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा 5 करके देखते हैं। तो x + 3, तो x की जगह 5 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8। दूसरे में क्या है 3x, तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15। दूसरा में क्या है 4x + 2, यानी कि 5 चूँकि 20, 20 से 8 2 क्या हो जाएगा 22। तो ठीक है 8 8 7 15, 15 7 22, ठीक है। यानी कि डी कितना है, दोनों सेम आ रहा है 7 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों कह रहे हैं 5 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। यानी कह रहा है कि 5 6 8 9 और x तथा 13 का माध्य 10 है। अब माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है बच्चों कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए 5 + 6 + 8 + 9 + x, ठीक है, बटे कितना दोगे, तो 1 2 3 4 5 गो है, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़िए बच्चों, ठीक है, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 11 8 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। 6 5 11 11 8 19, 19 से यार 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 से यार 9, सॉरी एक और है 13 भी दिया है ना, यहाँ पे 13 भी होगा, 13 यार यहाँ 6 हो जाएगा, तो 13। अब इसको जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 5 + 6 + 8 + 9 + x, x की जगह पे रखिए, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 11 8 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 19, 11 8 क्या हो जाएगा 19, तो 19 + x + 13, ठीक है, बट यहाँ पे 6, यानी कि इसको कर भाग दोगे तो 10 आना चाहिए। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 12 के 2 हाथ बाकी एक, एक एक 2 और एक 32, ठीक है। 32 प्लस एक्स बाई 6, ठीक है। तो 32 में से अब जोड़ी यहाँ पे किसको जोड़ेंगे, तो अगर 12 जोड़ते हैं तो 32 और 12 क्या हो जाएगा, तो 32 और 12 जोड़ोगे तो 32 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा 2 2 4 3 44, 44 बटे 6 नहीं आएगा। 19 को जोड़िए, ये भी नहीं आएगा। 14 को जोड़िए तो 32 प्लस 14, 32 प्लस 14, ठीक है, बटे 6। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 32 प्लस 14, 4 2 6 3, ठीक है, 3 आर 1 4 पे 41 होगा, ठीक है। 41 प्लस एक्स बटे 6 इक्वल टू 10 आना चाहिए। यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक हुआ था, ठीक है। तो आप 41 में से जोड़ी किसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 41 में से हम लोग 19 अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको अगर 6 से भाग देते हैं तो 10 आ जाना चाहिए। तो 9 क्या हो जाएगा 10, 4 5 क्या हो जाएगा 6, 6 को अगर 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 19। अगला है कि 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक है। बहुलक मतलब देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया बच्चों, ठीक है। तो 2 2 2 2 2 यानी 1 2 3 4 5 बार आया, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, तो कहोगे सर बहुलक जो होगा इसका 2 होगा। चलिए अगला कि 8 7 12 15 10 9 11 13 14 की माध्यिका क्या होगी, ठीक है। माध्यिका सबसे पहले इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा 7, फिर क्या है 8, फिर क्या है 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर क्या है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 12 15 10 14, फिर 15 भी है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखिए टोटल क्या है 15 है, कितना है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 1 2 3 4 इधर कर दीजिए, 1 2 3 4 इधर कर दीजिए, बीच में क्या बच गया तो 11, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा माध्यक, तो हो जाएगा बच्चों 11। एकदम ईजी तरीके से कह रहा है दो वृत्तों की केंद्रों की मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग से अधिक हो तो उनकी अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, कहोगे सर 2 हो जाएगा। अगला यदि दो गोले का आयतन 64:27 तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। दो गोले का जो आयतन है वो 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप समझे दो गोले का है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो R1/R2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 64/27 का घनमूल निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा बच्चों 4/3। अब इनका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो इनका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9, ठीक है, ये शॉर्ट है तो हो जाएगा 16:9। तो ये कुल 30 MCQ प्रश्न था बच्चों, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन पूछने वाला है। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ बता दे रहा हूँ कि कौन कौन प्रश्न इजी है। अब कह रहे हैं एपी का पहला पद 21 है और सार्वंतर 5 है तो 18वां पद क्या होगा। तो आप लोग तो निकाल ही सकते हैं, किसी एपी का पहला पद दे दिया है 21, ठीक है, यानी ए बराबर 21, डी बराबर दे दिया है 5, तो ये 18वां आपसे पूछ लिया। तो ये 18 बराबर क्या होगा, ये प्लस 17D, ठीक है। तो ये प्लस 17D, ये का वैल्यू कितना है बच्चों 21, ठीक है। 17, डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 21 प्लस, ठीक है, 17 पचे 85, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10। चलिए कह रहा है बच्चों 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया तो वर्ग की भुजा क्या होगा। कितना ईजी, देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो वृत्त की पहले परिधि निकाल लीजिए। क्या करना है, वृत्त की पहले परिधि निकालिए। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना क्या हो जाएगा तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसी को मोड़ करके एक वर्ग बनाया। क्या किया, वर्ग बनाया। तो वर्ग का जो परिमाप होगा बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा, जो वृत्त की परिधि होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका जो परिधि आया कितना आया 88, यानी कि इसका वर्ग की जो परिमाप होगा वो वृत्त के परिधि के बराबर होगा, यानी 88। तो इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो 88, ये 4 इधर गुना में इधर क्या आएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा 22, ठीक है। अगला आपसे पूछ लिया है
कि यदि यार 10 9 बिंदु इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो वाई का मान ज्ञात कर। देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पे एक इसको ए ले लीजिए, इसको एक बिंदु बी ले लीजिए, तो कह रहा है आर, ठीक है। ए बी का निर्देशांक कितना है 6 और 5, इसका कितना है 14 और वाई। एक यहाँ पे बिंदु है जो इसका मध्य बिंदु है आर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और कितना है 9, 10 कितना 9, तो बोल रहा है वाई का मान ज्ञात करें, वाई का मान ज्ञात करें, यानी ये यहाँ वाई है, ठीक है। तो अब समझिए बच्चों, तो मध्य बिंदु प्रमेय से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि वाई का जो वैल्यू होगा तो क्या होगा y1 + y2/2 होता है ना। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो कहोगे सर 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो y1 कितना है, तो y1 कितना है बच्चों, तो y1 यहाँ पे देखिए कितना है 5, और y2 कितना है तो y/2, यानी कि 9 दूना 18, 9 दूना 18 बराबर 5 + y, ठीक है। तो 18, ये 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बराबर y, ठीक है। 18 में 5 जाएगा तो क्या होगा 11 बराबर y, यानी y का वैल्यू कितना आ गया तो 11, ठीक है। अगला, यदि लंबवत स्तंभ ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है तो प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर हो तो स्तंभ से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा बच्चों, ठीक है। अब समझिए ऐसे इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। हमारे पास स्क्रीन छोटा है इसलिए कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है, कितने हैं 60 मीटर है। यदि स्तंभ वाले छाया की लंबाई कितना है तो 20√3 है, तो प्रकाश के स्रोत को निकालना, यानी कि ये निकालना बच्चों, ठीक है। tan थीटा में बैठाइए, हो जाएगा। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं, जो किसी घन की विकर्ण की लंबाई होता है तो क्या होता है √3, ये बराबर 8√3 दिया बच्चों, ठीक है। √3 काटिए, यानी ये बराबर कितना होगा तो 8। अब पूछा है कि इनके संपूर्ण, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे सर 6 ये स्क्वायर होता है, तो 6 × 8 का होल स्क्वायर कीजिए, 8 ठीक क्या हो जाएगा 64, यानी कि 6 × 64, ठीक है। इसको गुना कीजिए 6 को 64 से, जो आएगा इसको आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। अगला है 2 कोसेक स्क्वायर 30 + x cos 60 = 10, तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको बनाइए, 30 का वैल्यू बैठाइए और 60 का वैल्यू बैठाइए, आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक AP समान 11,852 का एक पद -150 है, क्यों। यानी कह रहा है जो AP दिया हुआ है 11,852 का कौन सा पद 150 होगा, और अगर होगा, ठीक है, तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका कोई पद जो होगा -150 नहीं होगा, हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, आप लोग कर लीजिए। अगला कह रहे एक थैले में 7 लाल और 8 काली गेंद है, इन थैले में से एक गेंद आधा निकाल, देखिए इसको बिना पेन लगाए किसी बनाओगे आप लोग, हाँ। खैर ये सब्जेक्टिव है तो वहाँ पे बनाना पड़ेगा बच्चों, देखिए कैसे लिखिएगा, लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। कुल गेंद की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या कितना है, थैले में लाल कितने हैं तो 7 प्लस काली कितना है तो 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो आपसे क्या पूछ लिया, एक गेंद आधे छः निकाला जाता है, मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता, गेंद लाल हो, लाल गेंद की प्रायिकता ऑफ लाल लिखिए, अब तो रेड लिखिए, आर लिखिए, ठीक है। तो लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, तो लाल की कितनी है बच्चों तो 7, 7 बटे क्या हो जाएगा 15, बस इतना करना है, ठीक है। अगला कह रहा है नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए अगला संख्या 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना बच्चों काफ़ी इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अभाज्य गुण, तो 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या होगा 1 × 2 × 2 × 3, ठीक है, 2 दूना 4 3 12। अगर 15 का करोगे तो क्या होगा 1 × 3 × 5 होगा ना। अब अगर 21 का करोगे तो क्या होगा 1 × 3 × 7। अब देखिए दोनों में से, तीनों में से क्या मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, ठीक है, और क्या मिल रहा है 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो यानी कि इसका जो HCF होगा क्या हो जाएगा 1 × 3 यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसका अगर LCM निकालेंगे बच्चों तो LCM क्या हो जाएगा, तो LCM यहाँ पे देखिए जो 3 मिला इसको एक रखेंगे, क्या क्या नहीं मिला 2 और 2 यहाँ नहीं मिला, ठीक है, यानी कि इसको 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 5 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पे किसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी 5 से गुना कीजिए। अब जो होगा इसको गुना करके लिख दीजिए, इसका LCM हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है ये, तो कर ही सकते हैं आप लोग। अब समझिए बच्चों यहाँ पे y² - 17y
प्लस 70 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करोगे? अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर जो पहले रहता है इसको हम लोग ये कहते हैं। ये को 70 से गुना कीजिए, कितना होगा 70। अब 70 को ऐसे दो संख्या में तोड़िए ताकि यहाँ पे 17 वाई आ जाएगा। तो कहोगे सर 10 सत्ते 70, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कीजिए वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, 10 वाई माइनस 7 वाई प्लस यहाँ पे 70, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन लीजिए, तो वाई कॉमन चल जाएगा, तो वाई माइनस 10, यहाँ पे 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, ठीक है, माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या वो कॉमन गया, तो यहाँ पे क्या था बच्चों, तो y माइनस 7, ठीक है, और एक क्या हुआ y माइनस 10। अब इसका क्या पूछा है, शून्य मूल्य ज्ञात करना है। तो y माइनस 7 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। दूसरा है y माइनस 10 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो इसके दो शून्य कौन कौन हो जाएगा, 7 और 10। लॉन्ग टाइप के प्रश्न बच्चों, ठीक है। तो क्या दिया गया, माध्य माध्यक और बहुलक का ज्ञात करें, इसका निकालना है। अगला क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न है आपके पास में, कह रहे ऐसे 3 अंकों वाली संख्या जो 6 से विभाजित हो, यानी ऐसी कौन सी कितने संख्याओं हो गए 3 अंकों वाली जो 6 से विभाजित होगा। तो इसका एक एपी बनाइएगा बच्चों, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 3 अंक कहाँ से शुरू होता है, 100 से लेकर के 999 तक ही होता है ना। तो इतनी इसके बीच में ऐसी कौन सी संख्या है, तो कितने संख्या है जो 6 से कटेगा। तो सबसे पहले कहाँ से कटेगा बच्चों, ठीक है, ऐसे 3 अंकों वाले, तो 100 कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए इसको कौन कौन से कटने वाला है, एपी बनाइए, ठीक है। 101, 102 नहीं होगा। अब देखिए किससे कटेगा, 6 से, तो 103, 104 शायद होना चाहिए। देखिए तो 6 का 6 बचा 4, ये भी नहीं होगा। एपी बनाइए, तो जो एपी बनेगा शायद 102 से हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का 6 बचा 4, 42, 6 सत्ते 42, ठीक है। 102, फिर क्या हो जाएगा 108, फिर क्या हो जाएगा, फिर 6 जोड़िए 114 और डॉट 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 इसे कितने। अब देखिए 999 999 क्या 6 से कट रहा है, इसके नीचे देखिए कौन सा संख्या कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बराबर 102 हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये एन यहाँ पे जो लास्ट संख्या होगा इसको लिख लीजिएगा और एन निकाल दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। खंड डी के जो है लॉन्ग टाइप के प्रश्न देखिए क्या क्या पूछे कि दवाई कैप्सूल बेलनाकार आकार का जिनके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है, तो इनके व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका यानी ऐसे फिगर बनाइएगा बच्चों, ठीक है। ये दवा का कैप्सूल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैप्सूल बेलनाकार आकार का है, ठीक है। अब इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार लगा हुआ है, तो ये दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोलाकार लगा हुआ है, ठीक है। इसको हल कर लीजिएगा। चलिए अगला कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 है, 60 डिग्री है। तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो इसको ऊंचाई क्या होगा। इस प्रश्न को भी हमने कई बार कराया बच्चों, देख लीजिएगा। दिखाइए कि दिए गए बिंदु इतना इतना के वर्ग के शीर्ष है, यानी वर्ग मतलब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कीजिए, ठीक है। ये बी सी डी, इसका निरसंग 1 7, इसका क्या है 4 2, और इसका कितना है -1 और -1, इसका कितना है -4 और 4। सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करोगे, ए बी निकालिए, ए बी यानी दूरी सूत्र से, फिर बी सी निकालिए, फिर ए सी निकालिए और फिर ए डी निकालिए। अगर देखिए कि दोनों सभी का अगर मान बराबर आ रहा है तो कहोगे ये वर्ग की भुजा है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए बी का वैल्यू कितना आया, बी सी का कितना आया, ए सी का कितना आया और ए डी का कितना आया। अगर सबका अगर समान आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा आएगा, अन्यथा नहीं होगा। दिए गए सारणी में 35 शहरों की साक्षरता दर दिए गए 35 शहरों की साक्षरता दर का माध्य माध्यिका ज्ञात करने, यानी माध्य निकालना है और माध्यिका इसका निकालना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में डी समांतर एसी है और डी एफ समांतर यही है, तो सिद्ध करें कि बी एफ बटे एफ ही इक्वल टू बी बटे ई सी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अगला समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिनका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18। देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे फंस जाएंगे, थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं कि कह रहा है दूसरा पद यानी कि ये 2 बराबर कितना 14, तो क्या ए प्लस डी इक्वल टू 14 लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। और तीसरा पद बराबर 18 यानी कि ये 3 बराबर 18, तो ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस 2d इक्वल टू 18, इसको समीकरण 2, इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, ये और डी का मान निकाल हो जाएगा। इसके बाद ये क्या पूछा है 51 पदों का योग, यानी S 51 निकाल दीजिएगा, ठीक है। S 51 बराबर वाट, तो S 51 बराबर आप लोग जानते हैं कि n/2
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी में बैठा दीजिएगा बच्चों, आ जाएगा आंसर। ठीक है, n की जगह पे यहाँ पे 51 रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि द्विघात समीकरण के मूलों का स्वभाव को बताइए और हल करें। ठीक है, यानी कि 2x² -17x + 13 = 0। तो इसका आप लोग को डी निकालना है। डी आ जाएगा, देखिएगा अगर डी का वैल्यू आप लोग को पता है। ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर हो तो इसको 2 समान मूल होता है। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो इसका 2 भिन्न भिन्न मूल होता है। डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो, ठीक है, तो इसका कोई मूल नहीं होता है। तो आप लोग को लिखना है, पहले डी निकालिए। इसके बाद अगर ये अस्तित्व में होगा, ठीक है, अगर डी का मान या तो 0 होगा या तो फिर धनात्मक होगा तो ये अस्तित्व में होगा। अगर ऋणात्मक में आ गया तो ये अस्तित्व में नहीं होगा। तो फिर इसका मूल निकालिएगा। तो मूल बराबर क्या होगा, x - b अल्फा बीटा √d/2a, इसमें बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेगा।